स्टूडेंट, हम लोग एनएलएम पढ़ने जा रहे हैं। इस एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इस यूनिट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स में हम लोग एनएलएम का यूज करते हैं। तो बच्चों, एनएलएम में हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। इस फोर्स में मैं यहाँ पे जो फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें मैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को देखा जाए तो कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह के होंगे। एक होगी नॉर्मल फोर्स और दूसरी होगी फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, एक है नॉर्मल फोर्स और दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। एक्चुअली बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉ में सारी की सारी फोकस नॉर्मल फोर्स पे करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग अलग से देखेंगे, है ना। तो हम लोग नॉर्मल फोर्स को डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल फोर्स एक्चुअली है क्या। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में बच्चों देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे डाला गया है। तो नॉर्मल फोर्स को बच्चों डिफाइन किया गया, तो ये बोला गया कि नॉर्मल फोर्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, लेकिन नॉर्मल फोर्स एक कंपोनेंट होती है कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा लगती है। नॉर्मल फोर्स एक कंपोनेंट होती है कॉन्टैक्ट फोर्स की, जिसकी डायरेक्शन हमेशा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों, अगर देखा जाए तो ये m मास इस वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, m मास इस वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल जो होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। इस सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, नॉर्मल में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जब बच्चों नॉर्मल की हम लोग बात करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं, तो क्या होगा कि एक नॉर्मल ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल में जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना प्रेस कर रहा है। ये तो हम लोग डायरेक्शन की बात कर लिए कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, लेकिन अपने को ये भी देखना होगा कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कितना प्रेस कर रहे हैं, हाउ स्ट्रांगली प्रेस्ड ईच अदर। तो बच्चों, यहां पे अगर हम लोग एफबीडी की बात करें, मैं m मास का एफबीडी बना रहा हूं। एफबीडी बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम है ना, सारे लोग 11th क्लास में आपको बताया गया होगा। तो एफबीडी में m का मैं अगर देखूं तो यहाँ पे इसको मैं पॉइंट मास मान लेता हूं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, mg लगेगी। ओके, अब बच्चों इस सरफेस मैं एफबीडी बना रहा हूं, मान लीजिए जो ए ब्लॉक है जिसकी मास m है उसकी, तो एक तो mg लगी। इस m पे जो ब्लॉक है, इस पे ये जो सरफेस है ये नॉर्मल लगाएगी, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू सरफेस। बच्चों, हम लोग एफबीडी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल इज एक्शन रिएक्शन पेयर। नॉर्मल इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो बच्चों, अगर ये वाली जो सरफेस है, अगर ए पे नॉर्मल लगा रही है, तो इस सरफेस पे भी ए है वो नॉर्मल लगाएगी। तो अगर मैं सरफेस पे देखूं बच्चों, अगर मैं सरफेस पे देखूं तो सरफेस पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगी। तो नॉर्मल फोर्स जब भी अपने को नॉर्मल की डायरेक्शन दिखाना है, तो हमेशा नॉर्मल फोर्स जो होगी वो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी। और नॉर्मल में हमें ये भी देखना है कि जो सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं या प्रेस नहीं भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बच्चों की दो कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे नॉर्मल की वैल्यू नहीं होगी। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए।
ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, मान लीजिए इसकी मास m है, इसकी मास 2m। तो बच्चों यहां पे अगर देखें ये सरफेस पे डाला गया है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप मेरे को ये बता दो कि क्या ए और ए बी पे नॉर्मल लगा रही है या बी ए पे नॉर्मल लगा रही है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे नॉर्मल लगेगी या नहीं लगेगी? तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे नॉर्मल लगेगी, ए बी पे भी नॉर्मल लगाएगी और बी ए पे भी नॉर्मल लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है बच्चों? आप यहाँ पे ये देखिए कि ए और बी आपस में कॉन्टेक्ट में है, ये कॉन्टेक्ट में तो है, ए और बी आपस में कॉन्टेक्ट में है, और कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल आनी चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि नॉर्मल कांटेक्ट में तो होनी ही चाहिए, लेकिन बच्चों एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना प्रेस कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स। तो क्या अगर ए और बी को मैं यहाँ पे डाला हूं तो क्या आपको ये लग रहा है कि ए बी को प्रेस कर रहा है या बी ए को प्रेस कर रहा है? नहीं, सिर्फ ये दोनों कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे नॉर्मल ए पे नॉर्मल नहीं लगेगी, बी के पे भी नॉर्मल नहीं लगेगी। किसके कारण नहीं लगेगी? क्या सरफेस के कारण? नहीं, सरफेस के कारण नॉर्मल लगेगी, क्योंकि बच्चों सरफेस के कारण अगर ए की एफबीडी देखें, ए की अगर एफबीडी देखें तो सरफेस पे तो mg लगेगी। जब सरफेस पे mg लगेगी तो ये ए ऑब्जेक्ट जो है जिसकी मास m है वो इस सरफेस को तो प्रेस कर रहा है, तो नॉर्मल तो लगेगी, इसलिए यहां पे नॉर्मल लगेगी, ये नॉर्मल n। बी पे अगर मैं देखा जाए तो बी पे बच्चों ये मास 2m है तो 2mg लगेगी, और यहां पे भी नॉर्मल लगेगी, मान लीजिए n1। ये दोनों डिफरेंट नॉर्मल होंगे, लेकिन ये सरफेस के कारण नॉर्मल है, ये ड्यू टू सरफेस। ड्यू टू सरफेस के कारण बच्चों नॉर्मल लग रही है। लेकिन अपने को ये पूछा है कि क्या ए बी पे नॉर्मल लगा रही है? नहीं, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 होगी। या बी ए पे नॉर्मल लगा रही है? नहीं, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कांटेक्ट में है, क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं या प्रेस नहीं भी कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स नहीं आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए यहां पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, यहां पे फोर्स F लगा रहा हूं, मान लीजिए M1 है और ये M2 है। अब बच्चों क्या ए बी पे नॉर्मल लगाएगी? मैं सरफेस के कारण बात नहीं कर रहा हूं। क्या ए बी पे नॉर्मल लगाएगी? हाँ, अब ये ए बी पे नॉर्मल लगाएगी। क्या बी ए पे नॉर्मल लगाएगी? हाँ, बी ए पे भी नॉर्मल लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में कांटेक्ट में है और ए पे फोर्स लगा गया है। जब ए पे फोर्स लगेगी तो ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी को प्रेस करेगा, और जब प्रेस करेगा तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए का एफबीडी अगर हम लोग बनाए तो ए पे मास M1 है तो M1g एक नॉर्मल लगेगी ड्यू टू सरफेस, और एक यहां पे फोर्स लग रही है F। ये बच्चों ए की एफबीडी हो गई। बी की एफबीडी की बात करें हम लोग, बीपी की मास कितनी है बच्चों? अच्छा, ए पे ए एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल लगी, एक फोर्स लग रहा है बच्चों बी के साथ भी तो कांटेक्ट में है तो बी भी नॉर्मल लगाएगी। किस पे? ए पे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी की बात करते हैं। एक तो बी पे बच्चों M2g लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक सरफेस के कारण नॉर्मल लगेगी। इस सरफेस के कारण नॉर्मल मान लीजिए मैं N2 ले रहा हूं ड्यू टू सरफेस। और कौन सी नॉर्मल लगेगी बच्चों बोलिए? यहां पे एक नॉर्मल ए पे नॉर्मल लगाएगी N1, तो बी पे भी ए नॉर्मल लगाएगी जिसकी डायरेक्शन होगी ये ड्यू टू बी, ड्यू टू ए। ये N1 लगे किसके कारण बच्चों? ड्यू टू बी। ये पूरी की पूरी अपनी एफबीडी निकल के आ गई।
तो बच्चों एनएलएम के क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने एफबीडी को करेक्टली ड्रॉ कर लिया तो अपना क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अपने को जब हम लोग एफबीडी को ड्रॉ करेंगे तो एफबीडी में अपने को जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको हम लोग को पॉइंट मास मान लेना है, और जिस ऑब्जेक्ट का मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स को अपने को इंडिकेट करना है। जिस जिस ऑब्जेक्ट पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स को अपने को क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो ये अपने को एफबीडी निकल के आ गई। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए बच्चों एक रॉड है, एक रॉड है जिसकी मास m है ना, इसको कुछ इस तरह से डाला गया है। तो अपने को मान लीजिए ए और बी पे नॉर्मल की डायरेक्शन दिखाना हो। क्या दिखाना हो अपने को? ए और बी पे नॉर्मल की डायरेक्शन दिखाना हो। तो क्या नॉर्मल फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ जी बच्चों लगेगी, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे है। यहाँ पे ये सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है, ए भी और बी भी। तो जब कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है बच्चों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये होगी। तो क्या बच्चों हम लोग नॉर्मल की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बच्चों को ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, इसको यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे अपने को नॉर्मल की डायरेक्शन को दिखाना है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं क्या? नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अगर यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी और ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों अगर अपने को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर अब यहाँ पे अपने को नॉर्मल दिखाना हो तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो बच्चों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जब भी आपको नॉर्मल की डायरेक्शन को दिखाना हो तो हमेशा आप वैसी लाइन जो कहां से पास करे, सेंटर से पास करे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इस वाले सरफेस पे मान लीजिए इस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल की डायरेक्शन दिखाना है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाली लाइन होगी। तो ये लाइन कहां से पास कर रही है? सेंटर से पास कर रही है। अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल को दिखाना है तो इस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन मान लो ये है, तो इसको सेंटर से लाइन ज्वाइन कर दीजिए। तो जब कभी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो आप नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसे दिखाइए जैसे वो जो नॉर्मल हो वो कहां से पास करे बच्चों? उसके सेंटर से पास करे, है ना? ओके। तो अगर हम लोग एफबीडी की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अगर हम लोग एफबीडी कर लिए तो हम लोग एनएलएम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे थे और हम लोगों ने नॉर्मल की बात की। अब हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की बात करते हैं। बच्चों न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सारे लोग जानते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना? तो बच्चों फोर्स की बात हम लोग नहीं करते, एफ नेट की बात करते हैं, नेट फोर्स की बात करते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, पूरी की पूरी फिजिक्स सेकेंड लॉ से हम लोग कर सकते हैं। यहां तक कि सेकेंड लॉ से ही हम लोग फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं। मैं फर्स्ट लॉ के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों ये एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो सेकेंड लॉ इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना, है ना बच्चों? तो हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, ए ऑब्जेक्ट ए, दूसरी ऑब्जेक्ट बी,
इसकी मास 3 kg, इसकी मास 2 kg, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, है ना। दो ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ए और बी, इसकी मास 3 kg, इसकी मास 2 kg, मैं F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो अपने को क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। सेकेंड, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना बच्चों। अपने को फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको करना। हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं ए का। तो ए पे बच्चों अगर देखा जाए तो एक तो 3g लगेगी, 3 kg मास है, तो mg 3g एक नॉर्मल लगेगी, n किसके कारण, ड्यू टू सरफेस। यहां पे एक फोर्स लग रही है कितना न्यूटन का बच्चों, 10 न्यूटन का, और B लगाएगी A पे नॉर्मल, जिसकी डायरेक्शन ये होगी N1 ड्यू टू B। तो A एफबीडी किसकी निकल के आई बच्चों, A की। हम लोग B की एफबीडी ड्रॉ करते हैं। B पे कौन लगाएगा फोर्स, ये 2G लगेगी, और क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। B पे A भी नॉर्मल लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये होगी ड्यू टू A। और जो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ पे फोर्स लगाया गया है, अगर फोर्स लगाया गया है तो फोर्स लगाने के कारण एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन की ये वाली डायरेक्शन होगी बच्चों। फोर्स लगाने के कारण जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो ये होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बच्चों। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ इसमें भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, कॉमन एक्सेलरेशन होगी दोनों की। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन यूज करना चाहें, हम लोग सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट ए पी बात करें तो 10 न्यूटन, ये बच्चों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो ये वाली फोर्स ग्रेटर होगी नॉर्मल से, तो नेट फोर्स होगी 10 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितनी है, 3 kg इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे बात करें बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो एक यहाँ पे सिर्फ N1 लगाइए, ये N1 रेस्पॉन्सिबल है B को मूव कराने के लिए, इसी के कारण इसमें क्या आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है। तो इसके लिए क्या होगी बच्चों, N1 इक्वल टू 2a। तो N1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो कितना जाएगा बच्चों, 10 माइनस 2a इक्वल टू 3a, कितना आ गया बच्चों, 5a इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी निकल के आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ गई। अब एक्सेलरेशन निकल के आ गई तो क्या बच्चों हम लोग नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन में वैल्यूज को डाल दीजिए तो आपकी नॉर्मल निकल के आ जाएगी, इक्वेशन में डाल दीजिए तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, यहीं से डाल दीजिए, N1 इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 न्यूटन, यानी N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन A की कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B की भी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन। ये नॉर्मल ए बी पे लगाएगी और जितनी नॉर्मल ए बी पे लगाएगी उतनी ही नॉर्मल बी ए पे भी लगाएगी। तो ये तो बच्चों एक जनरल मेथड हो गया, एफबीडी बनाइए फिर क्वेश्चन को कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक्स दे सकते हैं, 4 ब्लॉक्स दे सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉक लगा के हमें फोर्स लगाया जाएगा और अपने को नॉर्मल पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम लोग ये वाला जो है ना इक्वेशन लिखिए, फिर इक्वेशन से N1 N2 N3 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन तो हम लोग बहुत 2-3 सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि कितना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अभी जो हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर रहे थे, तो उस एफबीडी में आप देखे होंगे कि जो नॉर्मल फोर्स होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन ये थी, तो इस वाले एफबीडी डायग्राम में हम लोग ड्रॉ किए थे, नॉर्मल की डायरेक्शन ये है।
और नॉर्मल वैल्यू तो इक्वल है दोनों की, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों मान लीजिए कि मैं पूरे के पूरे को सिस्टम मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? मैं पूरे के पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं। तो जब मैं सिस्टम बच्चों मानूंगा तो नॉर्मल फोर्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। जो नॉर्मल फोर्स है क्या होगा? नॉर्मल फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स बचेगी वो क्या बचेगी? एक्सटर्नल फोर्स बचेगी, जो कि यहाँ पे कितना लग रहा है बच्चों? 10 न्यूटन लग रहा है। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है बच्चों? 10 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करूंगा। दूसरा सेकेंड मेथड में मैं पूरे को सिस्टम मानूंगा। तो सिस्टम मानने के बाद नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स बचेगी वो 10 न्यूटन होगी। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। टोटल मास कितनी है? 3 + 2 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सिंगल स्टेप में निकल के आ गई। अब जब भी क्वेश्चन ऐसे आए ना बच्चों, जो आप अपने को नॉर्मल पूछा जाए ना, तो हमेशा जहां पे फोर्स लगाया गया है ना, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं लास्ट वाले ऑब्जेक्ट, वहां से आप स्टार्ट कीजिए नॉर्मल निकालना। बहुत जल्द आप नॉर्मल फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों बी पे अगर हम लोग देखें तो बी का एफबीडी देखिए। बी पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? N1 लग रही है। तो इस N1 की वैल्यू कितनी होगी? N1 को मैं क्या बोल सकता हूँ? N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितनी है? 2 और एक्सेलरेशन कितना है? 2। कितना आ गया? 4 न्यूटन। तो कितनी निकल के आ गई बच्चों? N1 इक्वल टू 4 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन हो गई, जो ए बी पे लगाएगा, और बी ए पे भी कितना लगाएगा? 4 न्यूटन लगाएगा। आई बात बच्चों समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, करने कोशिश कीजिए करने की। बच्चों हम लोग सिस्टम मान के ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि नीट वाले के लिए अभी टाइम कम होता है ना। तो देखिए जेई वाले तो प्रॉपर एफबीडी बना के कर सकते हैं, नीट वाले के लिए टाइम काफी कम होती है। ए बी सी 5 kg 3 kg 1 kg फोर्स लगा रहा हूं मैं 3 न्यूटन। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अपने को बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, और अपने को ये बताना है कि ए बी पे कितना नॉर्मल लगाएगा, बी ए पे कितना नॉर्मल लगाएगा, बी सी पे कितना नॉर्मल लगाएगा, सी डी पे कितना नॉर्मल लगाएगा। ये सारी की सारी अपने को फाइंड करना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। पहले तो सिस्टम मानिए, सिस्टम मान के एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद बच्चों जब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो सबसे आप सी का एफबीडी ड्रॉ कीजिए, सी से नॉर्मल निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत जल्द होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बोलिए एक्सेलरेशन कितना होगा टोटल? अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं बच्चों, तो नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। 3 इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है? 5 × 3 8 1 9 9 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3/9, दैट इज 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगी वैल्यू। अब नॉर्मल की बात करते हैं बच्चों सी पे। सी का एफबीडी देखते हैं। हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एमजी और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी पे कौन लगाएगा नॉर्मल बच्चों? मानिए N3 लगा रही है, N3 ड्यू टू बी के कारण सी पे नॉर्मल लगेगी, और एक mg लगेगी 1 × g, और एक नॉर्मल होगा सरफेस के कारण। इस किसके कारण होगा बच्चों? सरफेस के कारण होगा। तो फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन की भी ये डायरेक्शन होगी, और एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1/3 मीटर तो पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी लग रही है? N3। तो N3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1/3 1 × 1/3 न्यूटन, यानी 1/3 न्यूटन। N3 की वैल्यू निकल के आ गई। यानी बच्चों बी पे सी कितना नॉर्मल लगाएगा?
1/3 न्यूटन, तो सी भी बी पे कितना लगाएगा? 1/3 न्यूटन लगाएगा। अब हम लोग बी, ए और बी की बात कर लेते हैं। तो बी की एफबीडी डायग्राम देखिए। बी का एफबीडी डायग्राम क्या होगा बच्चों? ड्रॉ कीजिए बी का एफबीडी डायग्राम। बी के एफबीडी डायग्राम में अगर देखें तो एक नॉर्मल लगाएगी ए, मान लीजिए ए N1 लगा रहा है ड्यू टू ए, और एक नॉर्मल बी सी लगाएगी बी पे, जिसकी डायरेक्शन होगी N3, जिसकी वैल्यू N3 होगी, डायरेक्शन होगी इसका अपोजिट। तो बच्चों नेट फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, तो कौन सा नॉर्मल बड़ा होगा? N1 बड़ा होगा। तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? बोली N1 माइनस N3 इक्वल टू 3 इंटू 1/3 मास इंटू एक्सलेशन। N1 की वैल्यू हम लोग कितना, N1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो N1 माइनस N3 कितना है? 1/3 इक्वल टू 1। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3 न्यूटन। कितनी आ गई बच्चों? 4/3 न्यूटन। तो यहां से हम लोगों ने ए पे बी कितना नॉर्मल लगाया, बी ए पे कितना लगाएगा, सी बी पे कितना लगाएगा, बी सी पे कितना लगाएगा, कुछ भी पूछ ले मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कुछ भी पूछ ले, एक दे, 2 ब्लॉक दे, 3 ब्लॉक दे, 4 ब्लॉक दे, कितना नंबर ऑफ ब्लॉक लगा दे, और अपने को नॉर्मल पूछा जाए तो मैं नॉर्मल की डायरेक्शन बता सकता हूँ, नॉर्मल की वैल्यूज बता सकता हूँ। तो बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन आए तो पूरे को सिस्टम मानिए, सिंगल स्टेप में एक्सलेशन निकाल लिए, और जो सबसे लास्ट वाले ब्लॉक है वहां से एफबीडी डायग्राम से नॉर्मल की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और हम लोग बहुत जल्द करेंगे। आई बात बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है इसमें। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, या ऑब्जेक्ट बी, इसकी मास 10 kg है और इसकी मास 5 kg है, और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ 15 न्यूटन का। कितना लगा रहा हूँ बच्चों? 15 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो अपने को फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, एंड सेकेंड फाइंड करना है, फाइंड फोर्स exerted by B on A। है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। चलिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं। बी का एफबीडी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लॉक बी का एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ। ब्लॉक बी की मास कितनी है? 5 kg, तो 5g डाउनवर्ड लगेगी। और बच्चों ये नॉर्मल बी पे कौन लगाएगा? नॉर्मल ए लगाएगा, नॉर्मल जिसकी डायरेक्शन होगी ये ड्यू टू ए। बच्चों ये एफबीडी किसका है? बी का। अब ए का एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक ए की एफबीडी बनाते हैं। तो बच्चों ब्लॉक ए की एफबीडी में देखिए, ए किसके किसके साथ कांटेक्ट में है? बी के साथ कांटेक्ट में है। और किसके साथ कांटेक्ट में है? इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। और किसके, और इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो बच्चों ए का अगर हम लोग एफबीडी बनाए तो ए पे कितनी फोर्स लगेगी? डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल 10g। एक फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, कितना? 15 न्यूटन का। एक नॉर्मल लगेगा किसके कारण? N1 ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू सरफेस। और एक नॉर्मल कौन लगाएगा बच्चों? B लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, ये N होगी। तो ये B की एफबीडी और A की एफबीडी। अपने को क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन किसका? ब्लॉक ए और बी का। तो बच्चों बी का एफबीडी पे देखिए, बी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रही। जब इस पे कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका बच्चों? 0, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। क्योंकि ये जो सरफेस बी जो कांटेक्ट में है ए के साथ, ये यहां पे कंसीडर किया गया है कि ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है। इसलिए बच्चों जब मैं 10 kg पे फोर्स लगाऊंगा तो 10 kg मूव कर जाएगा, और ये जो 5 kg है वो क्या होगा? वो वर्टिकली डाउन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन बी पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 0। यहां पे देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है? 15 न्यूटन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे तो नेट फोर्स कितनी लग रही है? 15 न्यूटन।
नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है बच्चों 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/10 कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए की एक्सेलरेशन आ गई कितनी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी की एक्सेलरेशन कितनी आ गई 0 आ गई। आई बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो बी ए पे कौन सी फोर्स लगाएगी बच्चों, जो कांटेक्ट में है कौन सी फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो यहां से अगर इस एफबीडी से देखें तो इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, वो n इक्वल टू 5g होगी, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी n इक्वल टू 5g, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आएगी 50 न्यूटन। यानी मैं ये बोल सकता हूं फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए मतलब बी ए पे कितना लगाएगा, तो कितनी लगाएगी बच्चों 50 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। आई बात समझ में। तो क्या हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे एक सरफेस है और इस पे 10 kg का एक ब्लॉक डाला गया है, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। तो बच्चों मान लीजिए कोई ये ब्लॉक ए है और ये कोई ब्लॉक बी है, अपने को ये देखा है कि पूरी की पूरी सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। और सिंपल सा है कि मान लीजिए बच्चों कि ये मेरा हैंड है ना, तो मैं मान लीजिए अपने पाम पे इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, मार्कर को, और मैं इस पूरे सिस्टम को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा हूँ। कितना से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा हूँ। तो ये जो मार्कर है वो मेरे हैंड पे फोर्स लगाएगा या मेरा हैंड जो है वो मार्कर पे फोर्स लगाएगा। तो अपने को क्वेश्चन यही पूछा गया, अपने को क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, फाइंड फोर्स exerted by block A on B। क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, फाइंड फोर्स exerted by block A on B। फिर से भाई कोई सा भी क्वेश्चन हो बच्चों, अपने को एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, मैं इस तरह के क्वेश्चन को कर सकता हूँ। एप्लीकेशन इसका कुछ भी हो सकता है, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों ए का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ए का एफबीडी ड्रॉ कीजिए। ए पे कितनी लगेगी, एक 10g लगेगी और एक नॉर्मल लगाएगा कौन बच्चों, बी लगाएगा नॉर्मल ड्यू टू बी। अब यहां पे आप n इक्वल टू mg 10g नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बच्चों ये पूरी की पूरी सिस्टम एक्सेलरेट हो रही है, तो जितनी एक्सेलरेशन ए की होगी उतनी ही एक्सेलरेशन किसकी होगी, बी की भी होगी। तो ए का जो हम लोगों ने एफबीडी बनाया है, तो ए कितना से एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये जो एक्सेलरेट कर रही है, तो विदाउट फोर्स क्या एक्सेलरेशन आ सकती है, नहीं आ सकती है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, एक नॉर्मल है, दूसरा क्या है 10g जो ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल बड़ी होगी। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, नेट फोर्स n माइनस 10g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितनी है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 120 न्यूटन। कितना गया बच्चों 120 न्यूटन।